दोस्तों, दुनिया में आज वही देश सुकून से रह सकता है जो शक्तिशाली है। हमने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी बर्दाश्त की है और कई बार बाहरी लुटेरों ने आकर हमें लूटा है। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज भारत वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर देशों में शुमार एक ऐसी महाशक्ति बन चुकी है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज न्यूक्लियर पावर के फील्ड में अपना देश जिस मुकाम पर है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। दरअसल जिस समय भारत के लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते तक नहीं थे, उस दौर में डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का एक बहुत ही मुश्किल सपना देखा था। हालांकि पूरी दुनिया उनके परमाणु कार्यक्रम के विरोध में थी और कहा जाता है कि उनकी मौत के पीछे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA या किसी इंटरनेशनल साजिश का हाथ था। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी और दुनिया की शक्तिशाली देशों के मुकाबले हम न्यूक्लियर पावर में कहां स्टैंड करते हैं। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिससे डॉक्टर भाभा दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में पैदा हुए डॉक्टर भाभा के पिता होरमस जी भाभा पेशे से वकील थे। वो चाहते थे कि डॉक्टर भाभा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके टाटा में नौकरी करें, लेकिन उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में होने की वजह से भाभा ने थ्योरेटिकल फिजिक्स में कदम आगे बढ़ाया और महज 15 साल की उम्र में मुंबई के एक स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास की और पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद PhD के दौरान उन्होंने द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन और क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग नाम से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स पब्लिश किए। सन 1939 में जब वो छुट्टियों के लिए इंग्लैंड से भारत आए हुए थे, उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने की वजह से वो वापस नहीं जा सके। दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ये तस्वीर बताती है कि दुनिया में डॉक्टर भाभा का रुतबा कितना बड़ा था। यही नहीं, भाभा ने दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में से एक और क्वांटम थियरी के लिए नोबेल प्राइज जीत चुके निल्सन बोर के साथ भी काम किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के अनुरोध पर डॉक्टर भाभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में एज ए रीडर पढ़ाना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में JRD टाटा की मदद से मुंबई में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और इस दौरान वो न्यूक्लियर रिसर्च में भी जुड़े रहे। असल में उन्होंने यूरेनियम की जगह थोरियम से एनर्जी निकालने की थ्योरी पर फोकस किया, क्योंकि हमारे देश में थोरियम का रिजर्व ज्यादा है और देश की आजादी के बाद दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों से उन्होंने भारत लौटने की अपील भी की। दोस्तों, आजादी हासिल करने के बाद सन 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई ताकि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर भाभा के लीडरशिप में न्यूक्लियर एनर्जी को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में लाने और देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करने की दिशा में भी काम शुरू हुआ। दरअसल नेहरू सरकार ने भाभा के कंधों पर ही भारत के एटॉमिक प्रोग्राम का जिम्मा डाला और वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरपर्सन बने। एटॉमिक एनर्जी के इंपॉर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि ये डिपार्टमेंट तब भी सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था और अभी भी ऐसा ही है। असल में एनर्जी कमीशन की मीटिंग में यह तय हुआ कि मुंबई के पास ट्रॉम्बे में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए, लेकिन इस तरह के रिएक्टर के लिए यूरेनियम की जरूरत थी जो भारत में मौजूद नहीं था। ऐसे में डॉक्टर भाभा ने कैम्ब्रिज के एक दोस्त की मदद से UK एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी से एक डील के तहत भारत को यूरेनियम अवेलेबल कराया और असल में फ्यूल की सप्लाई के अलावा इस रिएक्टर का बाकी सारा काम भारत में ही हुआ। यूँ तो अमेरिका और यूरोप की एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज पर पैनी नजर रहती थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी आजाद हुआ एक देश एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में कुछ खास कर पाएगा। डॉक्टर भाभा एटॉमिक एनर्जी का यूज हमेशा शांतिपूर्ण अभियानों के लिए करने के फेवर में रहे और अपनी इस सोच के बारे में उन्होंने दुनिया को सन 1965 में जिनीवा के एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। उन्होंने कहा था, आने वाले कुछ सदियों में अभी तक पहचाने गए सारे फॉसिल फ्यूल रिजर्व खत्म हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनर्जी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि एक ऐसा तरीका खोज निकाला जाएगा जिसके जरिए न्यूक्लियर एनर्जी को अगले 2 दशकों में नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ऊर्जा के लिए दुनिया की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर भाभा के इन्हीं बातों से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि जिस तकनीक से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है उसी तकनीक का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में भी होता है। डॉक्टर भाभा ने न केवल भारत को आधुनिक बनाने का सपना देखा था, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड देश भी बनाना उनकी दिली इच्छा थी। दरअसल जब पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज को पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स करने चाहिए, तब परमाणु शक्ति के बारे में सोचना चाहिए, उस समय भाभा ने कहा था कि डेवलपिंग कंट्री इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण काम के साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट तब आया जब सन 1965 में डॉक्टर भाभा ने कहा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत दे तो 18 महीने में मैं एटम बम बना सकता हूं। और अपने इस स्टेटमेंट की वजह से वो वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्रीज के रडार पे आ गए और खासकर अमेरिका को ज्यादा दिक्कत थी। डॉक्टर भाभा की मौत के रहस्य के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उनकी मौत के 8 साल बाद भारत ने सन 1974 में पोखरण में पहली बार और सन 1998 में पोखरण में ही दूसरी बार न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया।
एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 200 न्यूक्लियर बम है। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम को आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम में शुमार किया जाता है। सन 1998 में न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री डिक्लेयर करने के साथ ही हमने दुनिया को बता दिया कि चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार का मुकाबला अब भारत आसानी से कर सकता है। आजादी के बाद ही भारत ने साफ कर दिया था कि वो परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का इनॉग्रेशन करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी ने भारत को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। नेहरू जी की मौत के बाद इंटरनेशनल लेवल पर हुई घटनाओं ने भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को काफी प्रभावित किया और भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की कमिटमेंट से फ्रीडम दे दी और उन्होंने कहा कि हमारी नीतियां हमेशा आगे की सोच रखने वाली और परिवर्तनशील होनी चाहिए। और इसी नीति के तहत भारत ने सन 1965 में परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करने के बाद कोई देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकसित देशों ने परमाणु अप्रसार संधि बनाकर विश्व को 2 गुटों में बांट दिया था। इसके तहत एक ग्रुप में वैसे देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे और वो चाहते थे कि जो दूसरा ग्रुप है वो कभी परमाणु हथियार न बना पाए। लेकिन भारत इसकी फिक्र किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करता रहा और सही मायने में इस दिशा में काम 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद शुरू हुआ। दरअसल सन 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने इस जरूरत को और मजबूती दे दी। सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लीडरशिप में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को बताया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी। हालांकि 1974 से लेकर 1998 तक भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन इस दौरान अमेरिका समेत दुनिया के बाकी न्यूक्लियर पावर्ड देश भारत पर एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते रहे। लेकिन भारत ने इस भेदभावपूर्ण नीति पर साइन करने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि ये संधि केवल उन्हीं कंट्रीज पर रोक लगाती है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में फिर एक बार तेजी आई। उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों को दूसरी परमाणु परीक्षण की तैयारी करने का निर्देश दिया। सन 1998 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने के बाद दुनिया को बताया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा और हमारी नीति पहले यूज न करने की होगी, यानी कि हम किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन परमाणु हमला होने की सूरत में भारत उसका माकूल जवाब जरूर देगा। आइए दोस्तों, अब डॉक्टर भाभा की मौत की मिस्ट्री को समझते हैं। 24 जनवरी 1966 के दिन होमी जहांगीर भाभा को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाना था। मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार होकर उन्होंने मुंबई से उड़ान भरी और जैसे ही विमान फ्रांस के माउंट ब्लैंक पहाड़ियों पर पहुंची वो क्रैश हो गई। डॉक्टर भाभा के साथ ही विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। वैसे तो ऑफिशियली ये बताया जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच गलतफहमी की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हालांकि शक ये जताया गया कि अमेरिका की CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इस क्रैश में हाथ था। दरअसल अमेरिका का रुख उस वक्त भारत के खिलाफ था, जबकि पाकिस्तान के साथ उसकी खूब नजदीकियां थीं और दुनिया के कई देश भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। इसलिए यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि डॉक्टर भाभा की हत्या करने की एक साजिश थी। एक CIA अधिकारी की बातचीत के आधार पर एक वेबसाइट ने दावा भी किया कि 1966 में डॉक्टर भाभा का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसमें ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से ही न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भारत दुनिया की परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। उन्हें प्रतिष्ठित एडम्स प्राइज से नवाजा गया और बाद में वो लंदन की रॉयल सोसाइटी के भी सदस्य बने। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया और उनकी मौत के बाद मुंबई के एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदलकर उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।